सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पॉलिटिकल का जो बीपीएससी 133 आपका सेकेंड ईयर का ये कोड है इग्नू का, जिसमें तुलनात्मक शासन और राजनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपलोड हो चुका है और ये आपका थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पार्ट नंबर 2 का आपका क्वेश्चन देख सकते हैं 2 है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, तो ये है कि लोकतंत्र की बहुलवादी सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। आपको भी पता है कि पॉलिटिकल साइंस में एक पैटर्न होता है कि लिखने का तरीका क्या होता है। तो पहले हमारा परिभाषा का जिक्र होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र आपको पता ही है कि जहां पे लोगों का तंत्र हो, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है, जो कि हमारे भारत में देखा जाता है। अब इसके अंतर्गत जो बहुलवादी सिद्धांत है, बहुलवादी का मतलब होता है, आपको भी पता है कि एक वचन बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगुलर होता है, और प्लूरल का मतलब होता है यानी कि दो, यानी कि बहु। बहु मतलब यानी कि एक से यानी कि 3 या 4 आपको देखने को मिलता है। ये आपकी एक और ये आपका देखा जाता है एक से अधिक, यानी कि बहु। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि बहुलवादी सिद्धांत में ये देखने को मिलता है कि जो शासन करने वाली जो व्यवस्था है, जैसे पार्टी है, वो एक से अधिक है। जैसे अपने भारत की बात कर लेते हैं। भारत में बीजेपी सरकार के साथ साथ अनेक प्रकार की पार्टियां हैं। जैसे कांग्रेस सरकार हो गई, या बोल सकते हो आम आदमी सरकार, जिस प्रकार से ये देखने को आती है। तो यही हमारा बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि इनके द्वारा, यानी कि जो इन पार्टियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को जब सिद्धांत के रूप में या फिर उन्हें लागू किया जाता है, वो फिर सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका बहुलवादी सिद्धांत। तो बहुलवादी सिद्धांत को आप लिख के उसके बाद इसकी परिभाषा कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद आता है सहभागिता। सहभागिता सहभागिता का मतलब होता है एक साथ, यानी कि आपका बहुलवादी सिद्धांत हो गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद आ जाता है आपका सहभागिता सिद्धांत क्या होता है। तो सहभागिता सिद्धांत का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि स यानी कि सबका, यानी कि एक व्यक्ति से नहीं लेकिन सबके साथ जब हम सब भागीदार बना के चले, या फिर सबको एक साथ लेके आगे चले, उसे सहभागिता बोला जाता है। ठीक है। और सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो वाला प्रिंसिपल नहीं जो प्रधानाचार्य को डेडिकेट करता है। प्रिंसिपल एक होता है सिद्धांत। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जो सहभागिता सिद्धांत है, पूर्ण रूप से हमारे सबको साथ में लेकर और अपने विकास के साथ साथ दूसरे का भी विकास लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हम सहभागिता सिद्धांत को संबोधित करते हैं। तो ये आपकी सहभागिता सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि एक पार्टी से अनेक पार्टी, यानी कि एक पार्टी से अत्यधिक, मान लो 3-4 पार्टी है, वो सभी को साथ में लेके आगे बढ़ रही है। सब पार्टी एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हो, उन्हें सहभागिता व्यवस्था कहा जाता है। और जब वो नीतियों को, उन पार्टियों के द्वारा जब नीतियों का निर्माण किया जाता है, तो वो सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है, उसे ही सहभागिता सिद्धांत कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये आपकी दोनों की परिभाषा थी। अब आ जाते हैं विवेचना की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको देखने को मिलता है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब उसके बीच आप देख सकते हो कि बहुलवादी सिद्धांत और सहभागिता सिद्धांत में आपको डिफरेंट बताना है, यानी कि बोल सकते हो कि डिफरेंट है। डिफरेंट बताना है, डिफरेंट यानी कि बोल सकते हो कि डिफरेंट बताना है। तो इसमें यह देखने को मिलता है कि आपका जो पॉइंट है, या फिर बोल सकते हो कि इनके पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसे डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका बहुलवादी सिद्धांत हो गया। आपको पेपर में फ्रेंड्स इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यानी कि आपको बीच में आप स्केल से अपने लाइंस को क्लीन करके, या फिर बोल सकते हो लाइन क्लियर करके आप लिख सकते हो। तो ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, बहुलवादी सिद्धांत ये होता है
कि इसमें एक व्यक्ति से तो अधिक व्यक्ति हो या एक पार्टी से अधिक पार्टी का तो निर्माण होता है, लेकिन ये छोटे पैमाने पे काम करते हैं। यानी कि जो ये काम करती है ना, इसमें जो पार्टियों का निर्माण किया जाता है बहुलवादी सिद्धांत में, उन पार्टियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो छोटे पैमाने पे या छोटे स्तर पर किया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, छोटे स्तर। ठीक है, और यहां पे देखने को मिलता है कि आपका बड़ा स्तर देखने को मिलता है। ये आपका दोनों का पहला पॉइंट है। यानी कि ये जो कार्य करता है या फिर जो बोल सकते हो कि जो नीतियों को लागू करता है, ये छोटे पैमाने पे या छोटे स्तर पर कार्य करता है। और सहभागिता सहभागिता यानी कि सबको साथ में ले चलने का काम जो होता है वो बड़े स्तर पर देखा जाता है, या फिर बड़ा स्तर या फिर बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, ये आपको निम्न फ्रेंड्स, तो ये आपका देखने को मिलता है कि ये निम्न व्यवस्था पर कार्य करता है, ये अत्यधिक व्यवस्थाओं पर कार्य करता है। जैसे कि बात कर लीजिए, जैसे कि एक हमारा मान लीजिए कि मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री क्या होते हैं, अपने राज्य में अपने कार्य करते हैं, तो वो निम्न स्तर निम्न व्यवस्था पर कार्य करते हैं। लेकिन अत्यधिक व्यवस्था पे कौन कार्य करता है, जिस सरकार की पार्टी चल रही हो पूरे पूरे भारत में। जैसे कि हमारे सरकार में बीजेपी सरकार का मतलब पार्टी चलता है, अभी चल रहा है, तो उस परिस्थिति में हमने क्या देखा कि वो अत्यधिक व्यवस्था पर कार्यरत रहता है। तो ये बड़े पैमाने पे भी हो गया। और व्यवस्था की बात कर ली जाए तो ये अत्यधिक व्यवस्थाओं का निर्माण करता है या फिर कार्यरत रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे ये जो काम करता है ना, ये देखने को मिलता है कि तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपको निम्न जाति या फिर बोल सकते हो कि एक निश्चित जाति जाति या धर्म, निम्न जाति या फिर, अब इसमें आ जाता है यानी कि जो ये आता है ना पूर्व, यानी कि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर अपनाता है। धर्म निरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को अपनाते हुए काम करता है और ये निश्चित जाति या धर्म के अनुसार कार्य करता है। ये आपको देखने को मिलता है कि यह बहुलवादी सिद्धांत में ये एक निश्चित जाति या धर्म के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू जाति की पार्टी हो, तो वो हिंदू का ही मतलब आपका देखने को मिलता है नीतियों का निर्माण करेगा या फिर हिंदुओं के लिए विकास के लिए कार्यरत रहता है, तो वो निश्चित जाति या धर्म के बारे में संबोधित करता है। और जो सहभागिता सिद्धांत है, सबको साथ में ले चलने का सिद्धांत है, तो वो हमारा धर्मनिरपेक्षता के अनुसार कार्यरत रहता है। तो ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कि आपके 3 पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद चौथा पॉइंट से बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स इन चौथे पॉइंट में ये देखने को मिलता है कि जो बहुलवादी सिद्धांत है, पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिला है कि आपको कुछ कुछ क्षेत्रों में ज्यादा अत्यधिक देखने को मिलता है। यूरोपीय और पश्चिमी कंट्री के अनुसार या फिर उत्तरी अमेरिका और हमारे ऑस्ट्रिया के देशों में देखने को मिलता है। आपका चौथा पॉइंट है, कुछ देशों में देखने को मिलता है और सहभागिता सिद्धांत जैसे भारत जैसे देशों में देखने को मिलता है। और इसमें आपको उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रिया और आपको यूरोपीय कंट्री और पश्चिमी देशों के अंतर्गत देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जो ये पैमाना देखा जाता है ना, ये निश्चित वर्गों, निश्चित वर्गों, और ये देखने को मिला है कि पूर्ण रूप से पूरे विश्व में, पूरे भारत में देखने को मिलता है या फिर पूरे देश में, पूरे भारत या पूरे देश में देखने को मिलता है। ये आपको ये देखने को मिलता है कि जो बहुलवादी सिद्धांत है वो निश्चित वर्ग या फिर निश्चित पैमाने या फिर निश्चित क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और ये अब बात कर लीजिए सहभागिता, तो ये आपके पूरे भारत में देखने को मिलता है। अब उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, जो बहुलवादी सिद्धांत होता है वो निरंकुशता के अनुसार भी काम करता है। निरंकुशता का मतलब ये होता है, जो आपका पॉइंट आ जाता है, निरंकुश की बात कर ली जाए या फिर निरंकुशता की बात कर ली जाए, इसमें यह देखने को मिलता है जो पार्टी है छोटे पैमाने पे काम करता है, तो वो धीरे धीरे अपने स्वार्थ को जन्म देने लगता है
वो फिर उसके बाद निरंकुश होने लगता है। लेकिन यहाँ पे सबको साथ में ले चलने का विश्वास होता है, या फिर बोल सकते हो कि सबको आगे बढ़ाने का विकास का जो कार्य होता है वो सहभागिता सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो इसमें जो निरंकुशता की भावना नहीं देखने को मिलती, यह आपका 5वां पॉइंट है। अब ये 6ठा पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्य होते हैं वो कई बार जाति पात को ज्यादा बढ़ावा देता है। जाति पाति या फिर बोल सकते हो वर्ग विभाजन कार्य, वर्ग को विभाजन करता है। वर्ग विभाजन कार्य में यह देखने को मिला है कि ये अपने छोटे पैमाने के होने के कारण ये वर्गों में विभाजन कर देता है, या फिर बोल सकते हो कि वर्ग विभाजन व्यवस्था को सत्यापित कर देता है, लागू कर देता है। लेकिन सहभागिता सिद्धांत में क्या है, यहाँ पे वर्ग व्यवस्था को खत्म करता है। ये बोल सकते हो कि वर्ग विभाजन व्यवस्था को खत्म करता है, पूर्ण रूप से इसे समाप्त करता है। ये हमारा सहभागिता सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब जिसके अंतर्गत बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो हमारा बहुलवादी सिद्धांत में ये आपके 6 पॉइंट्स थे, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुलवादी सिद्धांत होता क्या है और इसके सिद्धांतों के कारण की बात कर ली जाए तो ये पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स तो ये आपके बोल सकते हो डिफरेंट आपने इन दोनों के बीच कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रेंड्स, अब आपके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो वो आपका आ जाता है कि सारांश। सारांश की बात कर ली जाए तो ये सारांश जो है आपका फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बहुलवादी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सहभागिता सिद्धांत क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात कर लीजिए तो आपका पॉइंट बन जाएगा लास्ट पॉइंट, जो कि आपके लास्ट पेज पे एग्जाम के पैटर्न पे यानी कि 5वें पेज पे अगर 20 नंबर का ये आंसर आता, क्वेश्चन आंसर आता है, तो आपके 5वें पॉइंट पे ये आपका 5वें पेज पे ये आपका सारांश बनता है। तो सारांश की बात कर ली जाए तो सारांश में यही आ जाता है कि जब आपने आंसर लिखा है उस आंसर को किस तरीके से डेडिकेट करते हुए लिखा है, उस आंसर का छोटा सा एक अंश लिखना होता है, वो हमारा सारांश कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आपने क्या लिखा, बहुलवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से हमारे पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय कंट्रियों में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुलवादी सिद्धांत पूर्ण रूप से वर्ग विभाजन की व्यवस्था पर भी लागू होता है, या फिर निरंकुशता की भावना को भी अपना सकता है, जिसके कारण हर धर्म या फिर जाति पात को बढ़ावा भी दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि ये निश्चित वर्ग को ही लेकर आगे बढ़ने का काम करता है, जिसके कारण देश के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर बात कर ली जाए सहभागिता सिद्धांत की, तो सहभागिता सिद्धांत में हमने ये देखा कि सबको साथ लेकर सबका विकास देकर देखने को मिला कि यहाँ पे आपको करोड़ों व्यक्तियों के बारे में सोचा जा रहा है, करोड़ों व्यक्तियों के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये आपका सहभागिता सिद्धांत है। या फिर बोल सकते हो कि सभी व्यक्तियों के विकास के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उनके बारे में सोचा जा रहा है, वो हमारा सहभागिता सिद्धांत के रूप में विख्यात रूप में पनपता है या फिर जन्म लेता है, वो हमारा सहभागिता सिद्धांत कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।